हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, एक ही मोटिव है, टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर एंड टू रिमूव दिस फियर वी डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। दोस्तों, इसी हार्ड वर्क की कड़ी में फिलहाल हम लोग पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए ये टॉपिक्स आप एम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ेंगे या वैसे ही किसी बुक से, बहुत अच्छे बुक से पढ़ेंगे। सारे लोग तो लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं। उसके बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत सारा डाउट रहेगा। ठीक है, उन डाउट्स को आप इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। बस दो ही चीज़ चाहिए, फोकस और अलर्टनेस। फोकस और अलर्टनेस के साथ अगर आप ये सारा सीरीज पूरा शुरू से अंत तक ऑल टू ऑल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी देखते हैं, एटलीस्ट मैं आपको फिलहाल पॉलिटी के लिए बताता हूँ, पूरा अगर सीरीज देखते हैं तो 100% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 100% आपके कॉन्सेप्ट्स दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। एक भी डाउट, एम्बिग्विटी आपकी रहेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द इमोल्यूमेंट ऑफ द गवर्नर इज डिसाइडेड बाई पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोस्तों सही बात है, जो गवर्नर का जो इमोल्यूमेंट है, सैलरी है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस है, वो सारा कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी टेन्योर फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए जो टेन्योर है ये है 5 ईयर्स। टेन्योर है 5 ईयर्स, बट ही होल्ड्स ऑफिस एज पर द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, टेन्योर है 5 साल का, लेकिन वो ऑफिस में रहेंगे प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट तक। ठीक है, जब चाहे प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। फिर तीसरा देखिए, द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज क्लियरली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट एट ऑल मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि प्रेसिडेंट उसको जब चाहे तब हटा सकते हैं। ठीक है, बिना किसी भी ग्राउंड के। ठीक है, तो थर्ड भी आपका गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को हटाने के लिए कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। ही सर्व्स एज एट द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के सुविधा के अनुसार सर्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, 1 ओनली। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं दोस्तों। गवर्नर कैन नॉट रेमिट अ डेथ सेंटेंस। देखिए, गवर्नर और प्रेसिडेंट, इनकी पार्डनिंग पावर होती है। तो पार्डनिंग पावर, 5 टाइप के पार्डनिंग पावर होते हैं। पार्डन, ठीक है, फिर एक होता है रेमिशन, ठीक है, फिर एक होता है रिस्पाइट, फिर एक होता है कम्यूट, ठीक है। पार्डन, रेमिशन, रिस्पाइट, कम्यूट, और एक और होता है रिप्राइव। ठीक है, रिप्राइव यानी स्टे लगा देना। देखिए दोस्तों, जो डेथ सेंटेंस होगी, डेथ सेंटेंस में पार्डन की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। पार्डन करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन रेमिशन, रिस्पाइट, कम्यूट और रिप्रीव, ये बाकी सारे पावर्स का इस्तेमाल गवर्नर भी यूज कर सकते हैं अगेंस्ट डेथ सेंटेंस। ठीक है, तो डेथ सेंटेंस के केस में पार्डनिंग पावर इज लिमिटेड टू प्रेसिडेंट ओनली, बट गवर्नर कैन ऑल्सो रेमिट, रिस्पाइट, कम्यूट एंड रिप्राइव द सेंटेंस। ठीक है, डेथ सेंटेंस। तो गवर्नर कैन रेमिट डेथ सेंटेंस, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। गवर्नर एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स। देखिए, ये पहला तो गलत है। गवर्नर और प्रेसिडेंट के केस में जो डिस्क्रिशनरी पावर है, तो गवर्नर के पास 2 टाइप के डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है वो, और दूसरा आपका सिचुएशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और सिचुएशनल डिस्क्रिशन दोनों होता है गवर्नर के पास, लेकिन प्रेसिडेंट के पास दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर का बड़ा है प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो गवर्नर इंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या होता है गवर्नर का, जैसे अगर कोई बिल लोकसभा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करके गवर्नर के पास भेजती है, तो गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, ठीक है, मतलब ही कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये दोस्तों गवर्नर का डिस्क्रिशन है, ठीक है। उसी तरीके से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जो रिकमेंडेशन है, अगेन दिस इज डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर, ऐसा कोई डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, ठीक है। फिर सिचुएशनल डिस्क्रिशन गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास है। मान लीजिए कि किसी जो गवर्नमेंट है उसने मेजॉरिटी लूज कर दी है, ठीक है, या उसके मेजॉरिटी में डाउट है, तो फिर उस गवर्नमेंट को चलने देना है या नहीं चलने देना है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि 4-5 पार्टी ने चुनाव लड़ा और किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, तो उस केस में किसको सबसे पहले बुलाना है सरकार बनाने के लिए, ये सब सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, और ये गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास ही होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड अमेरिकन मॉडल वेयर द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका अमेरिकन मॉडल नहीं है, ये है बेसिकली कैनेडियन मॉडल। देखिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर, ध्यान रखिएगा एकदम यहीं पर इसको याद रख लीजिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर ये इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर इंस्पायर्ड किससे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। और मेथड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी गवर्नर का अपॉइंटमेंट का मेथड, गवर्नर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सही बात है, ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया, अमेरिकन मॉडल से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 2 ओनली। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर कैन नॉट बी क्वेश्चनड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है उसको सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, बस आपको ये समझना है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये बात सही है, जो मनी बिल है दोस्तों उसको ना गवर्नर रिटर्न कर सकते हैं ना ही प्रेसिडेंट, या तो उसको एसेंट दे दीजिए, ठीक है, या फिर एसेंट विदहोल्ड कर लीजिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास तो ये दो ही ऑप्शन है। गवर्नर के पास एक तीसरा ऑप्शन ये है कि उस बिल को वो भेज दें प्रेसिडेंट के पास, उसको कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर लें बिल को, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन तो बस गवर्नर के पास है, और ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। बाकी ये जो प्रेसिडेंट के पास अगर लोकसभा से कोई बिल जाता है तो वो दो ही काम कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं या एसेंट विद होल्ड कर सकते हैं, बट बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। ये डी लिखा हुआ दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गवर्नर के पोजीशन के रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, ठीक है। द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, 1956 में हुआ, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, बहुत सारा स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। तो पहले कम ही स्टेट्स थे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के बाद कुछ ज़्यादा स्टेट्स बन गए। तो उसी के टाइम अब जैसे एक पर्सन किसी एक स्टेट का गवर्नर है, अब वो स्टेट को तोड़ दिया गया 2 स्टेट में, तो इसीलिए एक ये बना दिया गया, एक अमेंडमेंट ये कर दिया गया कि एक ही इंसान 2 स्टेट का भी गवर्नर रह सकता है। इनफैक्ट एक इंसान एक स्टेट का गवर्नर प्लस एक स्टेट का एक यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी रह सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, एक पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है 2 या 2 से अधिक स्टेट के गवर्नर के रूप में। दूसरा देखिए, द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बट इट इज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट,
ठीक है, देखिए ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है गवर्नर की, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम इसको क्लियरली कह दिया है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है गवर्नर का ऑफिस, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो क्या हो गया, तो इट इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहा ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। गवर्नर का ऑफिस इंडिपेंडेंट भी है प्लस ये सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। देखिए ये थ्योरी की बात हो रही है, अब आप रियलिटी में जाएंगे कि सर ऐसा तो नहीं होता है, सब हम लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहेस्ट पर कोई गवर्नर ऑपरेट करे, तो देखिए दैट इज रियलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या नियमतः जो गवर्नर का ऑफिस है वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तीसरा देखिए, द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है, जो गवर्नर को ओथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। फोर्थ देखिए, द गवर्नर कैन ओनली अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाउएवर ही कैन नॉट रिमूव देम। ये बात सही है दोस्तों, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम होता है गवर्नर का, बट अगर रिमूव करना है किसी केस में, ठीक है, तो रिमूव ओनली प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 4 ओनली। आई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सीएम के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है, ठीक है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर दैट ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी को सीएम बनने के लिए पहले उसको मेजोरिटी अपनी प्रूव करनी होगी, ठीक है। पहले उसको गवर्नर इनवाइट करते हैं सीएम बनने के लिए और कुछ दिन का टाइम देते हैं, उसके अंतर्गत उस इंसान को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है फ्लोर ऑफ द हाउस में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, ये बात सही है। देखिए जो टेन्योर ऑफ सीएम क्या होता है, 5 ईयर्स होता है क्या, 5 ईयर्स नहीं होता है, 5 ईयर्स नहीं होता है। सीएम जो होता है वो सर्व करता है एट द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर। माफी चाहूंगा दोस्तों, मैंने प्रेसिडेंट बोला, ऐसा बिल्कुल मुझे मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो सीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, सीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। अब ध्यान ये रखना है आपको कि सीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर, लेकिन गवर्नर उसको जब चाहे तब नहीं हटा सकते हैं, जब तक सीएम के पास मेजॉरिटी है तब तक गवर्नर उसको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। सीएम की टेन्योर क्या है, 5 ईयर से नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए। सीएम के ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, सीएम ऑफिस तब तक होल्ड करेंगे जब तक प्लीजर ऑफ द गवर्नर रहेगा, और प्लीजर ऑफ गवर्नर कब तक रहेगा, जब तक कि उनके पास मेजॉरिटी रहेगा, ठीक है। तो इसको इस कड़ी में आप याद रख लीजिए। तो दूसरा सही है। तीसरा देखिए, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सीएम आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिसाइड करती है। सैलरी और अलाउंसेस सीएम की उसको कौन डिसाइड करती है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन ले डाउन करता है उसके विषय में क्वेश्चन है। तो ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट टू विच ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर। दोस्तों ये कन्वेंशन जरूर है, ये कन्वेंशन भी है, बहुत सारे सरकारिया पुंछी कमीशन इन सब का रिकमेंडेशन भी है, बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है कि जो उसी स्टेट का इंसान उस स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा देखिए, he should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any public authority। दोस्तों ये बेसिकली क्या है, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन दिया गया है, ना कि गवर्नर का। तो दूसरा भी आपका गलत है। तीसरा देखिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल सही बात है। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी, सी 3 and 4 ओनली। देख लीजिए। क्वेश्चन 7 देखते हैं दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो राइट टू चूज वंस जेंडर आइडेंटिटी, क्या ये आर्टिकल 21 के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है? तो हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो नालसा जजमेंट है उसके तहत अपना खुद का जेंडर डिसाइड करने का पावर स्पेशली ट्रांसजेंडर्स को, ठीक है, दिया था। और यहीं पर डिग्निटी वर्ड को भी जोड़ा गया था। ठीक है, कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का आपको अधिकार है। सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, जीवन में आपके पास डिग्निटी भी होनी जरूरी है। ठीक है, कोई आपसे आपकी डिग्निटी नहीं छीन सकता है। तो ये चीज़ जो है ये आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है। ठीक है, दूसरा देखिए, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट एनी कंडीशन, दिस इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21 एम्बिट। ठीक है, फिर मेंटली चैलेंज वीमेन का राइट है एक बच्चे को जन्म देने का। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए, राइट्स ऑफ ए क्रेनियोपैगस ट्विंस, क्रेनियोपैगस ट्विन बोलते हैं दोस्तों कॉन्जॉइंट ट्विंस को। देखिए, इसका एक केस था, दो लड़की है, ठीक है, सबा एंड फरा, दोनों बिहार की है। ठीक है, सबा एंड फरा, और इनके सबा और फरा के जो सिर है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग इनको इन बच्चियों को जानते होंगे। और इसके मम्मी पापा गए थे, बेसिकली कोर्ट को अप्रोच किया था कि इनका ऑपरेशन करके इन दोनों को अलग किया जाए, बट इन दैट केस वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम कुड डाई। ठीक है, वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम कुड डाई इन दैट प्रोसेस, इन दैट ऑपरेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दोनों बच्चियों का साथ में ही रह करके इनको रहने दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ही जीने का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट्स ऑफ क्रेनियोपैगस ट्विंस, इसको भी आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो राइट आंसर क्या गया 7 का, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इज ग्रेटर देन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, गवर्नर के पास दो टाइप की डिस्क्रिशन है, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और सिचुएशनल भी है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कुछ भी नहीं है प्रेसिडेंट के पास। तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर क्या हो गया, प्रेसिडेंट से अधिक हो गया, तो पहला सही है। दूसरा देखिए, द गवर्नर हैज ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो गलत है, यही तो अभी डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो 8th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। क्वेश्चन 9 देखते हैं दोस्तों। What special powers are given to the governor in case of tribal areas under the 6th schedule? ठीक है, तो 6th schedule के अंदर कहते गवर्नर को ट्राइबल एरियाज में क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं। तो देखिए, द गवर्नर कैन ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये पावर गवर्नर को दी जाती है अंडर 6th शेड्यूल। फिर दूसरा देखिए, इन केस ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, द गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स। जैसे एक ट्राइब है, एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, यहाँ पर मान लीजिए हो रहती है, यहाँ पर रहती है मुंडा लोग रहते हैं, यहाँ पर संथाल रहते हैं, यहाँ पर ओरांव रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं ना, इसको अब उरांव के वेलफेयर के लिए इसको उरांव ऑटोनोमस रीजन, संथाल ऑटोनोमस रीजन, मुंडा ऑटोनोमस रीजन, हो ऑटोनोमस रीजन, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें फिर वो सब डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, उसको और फर्दर डिफरेंट ऑटोनोमस रीजन्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग ट्राइब्स के सेपरेट वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो दूसरा से तीसरा देखिए, ही सी कैन डिक्लेयर एन एरिया टू बी अ स्केड्यूल्ड एरिया। दोस्तों, जो स्केड्यूल्ड एरिया का डिक्लेरेशन का जो राइट है वो गवर्नर के पास नहीं है, वो है प्रेसिडेंट के पास, वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, जो डिक्लेरेशन होगा स्केड्यूल्ड एरिया का वो होगा, वो राइट है प्रेसिडेंट का, ना कि गवर्नर का। फिर देखिए, तो तीसरा तो गलत होगा। चौथा देखिए, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामाइन एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स। बिल्कुल, इससे रिलेटेड जो कमीशन बनाना है ये बनवाने का अधिकार जो है गवर्नर का है, बिल्कुल है।
तो नाइन्थ का क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर 1, 2 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10th देखते हैं दोस्तों। व्हाट पावर्स ऑफ द सीएम आर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सीएम की पावर विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमें ये बताना है, ठीक है। तो ही एलोकेट्स एंड रीसपल्स द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही बात है। जो कौन सा इंसान को कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी ये सब डिसाइड करने का काम सीएम का है। फिर देखिए, ही ब्रिंग्स अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस, अगर सीएम रिजाइन कर दे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है तुरंत कोलैप्स कर जाएगी, तो ये पावर भी सीएम का है विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर देखिए, ही कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे डिसीजन को सीएम जो है वो कम्युनिकेट करता है गवर्नर को, तो ये सीएम का पावर विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर है, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो थर्ड आपका गलत हो गया। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, दोस्तों ये सीएम का पावर है इन रिलेशन टू द रिलेशन टू द लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में ये इसका पावर है, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में ये उसका पावर है। तो फोर्थ भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा 10th का? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अपने लिमिटेड नॉलेज के आधार पर इसको आंसर नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू थिंक ब्रॉडली। ब्रॉड थिंकिंग क्या है? ये चारों के चारों जो पावर्स हैं वो सीएम के पावर्स तो हैं ही हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। सीएम का पावर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर इस चीज़ को आप मिस कर जाते हैं तो इन दैट केस आपका आंसर गलत हो जाएगा, और इस चीज़ को आप मिस नहीं करते हैं तो आप 3 और 4 को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ गवर्नर, तो अब गवर्नर के पावर को हम लोग को कंसिडर करना है। तो ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट। देखिए, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी नहीं है, यानी स्पीकर भी का ऑफिस भी वैकेंट है, और डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस भी क्या है? वैकेंट है। तो उस टाइम में जो गवर्नर है वो किसी भी पर्सन को लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रिसाइड करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 देखिए दोस्तों, he decides on the question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों। आर्टिकल 192 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लेंगे वो कौन लेंगे? गवर्नर लेंगे। इस ऑर्डर को याद रखिएगा, डिसीजन कौन लेंगे? गवर्नर लेंगे। गवर्नर कंसल्ट करेंगे किससे? इलेक्शन कमीशन से। गवर्नर किससे कंसल्ट करेंगे? इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन से जो भी उनको बोला जाएगा ये गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नर को ये डिसीजन लेना है। ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इस मेंबर को आपको नहीं हटाना है, लेकिन गवर्नर ने अपना कंसल्टेशन का काम पूरा कर लिया, अब वो उसको हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। 11th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। आइए क्वेश्चन 12th देखते हैं। अब यहां पर हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, द ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड मैनर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? गलत है, ये आधी गलत है ऐसे तो। जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन इनका जो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट है, गवर्नर का जो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
देखिए अगेन, अगर इस स्टेटमेंट को भी आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, गलत मार्क कर, मतलब इसको आप क्या कर देंगे, राइट मार्क कर देंगे, बट वो गलत होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड नहीं है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, दूसरा देखिए, ही इज एंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो ये तो बिल्कुल सही है, जो गवर्नर का इमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस सब कुछ होता है वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है दोस्तों। फिर थर्ड देखिए, when the same person is appointed as the governor of two or more states, the emoluments and allowances payable to him are shared by the states in equal proportion। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जब एक पर्सन एक स्टेट से ज़्यादा, एक स्टेट से अधिक के अगर गवर्नर होते हैं वो, ठीक है, तो उन स्टेट्स को उनका ये सारा अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट शेयर करना होगा आपस में। और ये शेयरिंग कैसे होगी, ये सिंपली प्रेसिडेंट इसको डिसाइड कर देते हैं कि चलो हाँ भाई, मान लो 5 लाख लगने वाला तो 3 लाख स्टेट देगा, 2 लाख स्टेट भी देगा। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का सीधे उनको डिटरमाइन करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो 12th का राइट आंसर क्या हो गया? अब यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा था, 1 और 3 इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन 13 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नर। तो गवर्नर के बारे में स्टेटमेंट्स देखना है हम लोगों को। तो देखिए, द गवर्नर हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है, गवर्नर के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। गवर्नर का टेन्योर है 5 ईयर्स का, टेन्योर है 5 ईयर्स, बट ही सर्व्स ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को हटा सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी कंडीशन भी नहीं है कि इस कंडीशन के बाद ही हटा सकते हैं। ठीक है, वो जब चाहे गवर्नर को हटा सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों यही कारण होता है। देखिए, प्रेसिडेंट जब चाहे तो गवर्नर को हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से तो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। प्रेसिडेंट सारा डिसीजन लेंगे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गवर्नर को जब चाहे हटा सकते हैं। इसीलिए गवर्नर, इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और इट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि सिविल सर्वेंट होते हैं, एक IAS IPS, ये लोग क्या है, ये गवर्नमेंट के एक तरीके से नौकर है। ठीक है, सरकारी नौकर है। लेकिन गवर्नर सरकारी नौकर नहीं दोस्तों, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बट स्टिल चूंकि इसको जब चाहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है, तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तरह ही काम करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होकर के काम करते हैं। और यहीं से जो है आपका इशू सारा खड़ा होता है सेंटर वर्सेस स्टेट का। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव मेंबर्स ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा हाँ, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड देखिए, गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस ऑफ अ प्रिजनर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया टोटल 5 टाइप के पार्डनिंग पावर होती हैं। पार्डनिंग पावर 5 टाइप का, जिसमें से कि एक है पार्डन। पार्डन करने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी जुर्म किया, मान लीजिए रेप किया, मर्डर किया, ठीक है, अगर आपको पार्डन कर दिया जाता है तो मान लीजिए 5 साल की आपको जो सजा मिली थी, सिर्फ वो माफ नहीं होगा, आपका क्राइम भी आपका एब्जॉल्व हो गया, आपने कुछ किया ही नहीं। पार्डन का मतलब है कि आपने गंगा नहा लिया दोस्तों। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है आपका रिप्राइव। रिप्राइव क्या है कि आपके सेंटेंस पर स्टे लगा हुआ है। मान लीजिए कि कोर्ट ने आपको सजा दे दी कि मृत्यु दंड की, ठीक है, और इस मामले पर प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी विचार करना चाहते हैं, तो अभी इस पर जो टेम्पोररी स्टे लगेगा उसको बोला जाता है रिप्राइव। ठीक है, इसके अलावा है दोस्तों कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या है कि पनिशमेंट का नेचर चेंज हो जाना। पनिशमेंट का नेचर चेंज होने का अर्थ क्या है कि अगर आपको 5 साल थी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 5 ईयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी 5 साल आप जेल में तो रहेंगे ही, प्लस आपसे हार्ड तोड़ मेहनत करवाया जाएगा। ठीक है, और तो उसको बदला जा सकता है कम्यूटेशन के अंतर्गत 5 ईयर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी अब आपसे हार्ड तोड़ मेहनत नहीं करवाया जाएगा, बस आपको 5 साल जेल में रहना है। तो दिस इज कम्यूटेशन,
यानी नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज किया जाता है, बट जो टर्म ऑफ पनिशमेंट है यानी 5 साल है या 7 साल है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है। फिर देखिए रेमिशन। रेमिशन का मतलब है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज नहीं किया जाता है, हाँ तो दोस्तों रेमिशन का अर्थ क्या है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट आपका चेंज नहीं होगा। अगर हार्ड तौर में है यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा। बस जो आपका टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, टेन्योर तो क्या ही बोला जाएगा, सेंटेंस जो है वो कम कर दिया जाएगा। जैसे 10 साल है तो उसको 8 साल कर दिया जाएगा, ठीक है। 20 साल है तो उसको 14 साल कर दिया जाएगा। और रेमिशन हो का कंडीशन क्या है दोस्तों, गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर होगा तभी आपको रिमिशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और है रिस्पाइट। इसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसके बाद आप इसको गलती मत करिएगा। रिस्पाइट का अर्थ यह क्या है, इसमें भी जो सेंटेंस है यानी 10 साल है तो उसको 8 साल कर दिया जाएगा, 7 साल कर घटा दिया जाएगा, ठीक है। रिस्पाइट का कंडीशन क्या है दोस्तों, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो कैदी है, ठीक है, तो उसको कुछ सजा में अगर कमी दी जाती है, ढील दी जाती है, तो यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस को नज़र में रखते हुए तो उसको बोला जाएगा रिस्पाइट। तो ये है 5 फॉर्म्स ऑफ पार्डनिंग, ठीक है। अब देखिए जो मृत्यु दंड है यानी डेथ पेनल्टी है, उस केस में सिर्फ प्रेसिडेंट जो है पार्डन कर सकते हैं, पार्डन, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट पार्डन कर ही सकते हैं, बाकी रिस्पाइट, रेमिट, रिप्राइव, कम्यूट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नर है वो पार्डन नहीं कर सकते हैं। बाकी गवर्नर भी रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूट, रिप्राइव कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यस, तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस ऑफ अ प्रिजनर, तो थर्ड इज राइट। और बाकी फर्स्ट 2 का क्या था, फर्स्ट था इनकरेक्ट, दूसरा था करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों इसका, 2 and 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बी लिखा हुआ, इसको डी कर लीजिए, गलत है। दोस्तों 14th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सैलरी ऑफ द सीएम ऑफ अ स्टेट इज डिसाइडेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ कुछ नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ करेगी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखिए, द टर्म ऑफ सीएम इज फॉर 5 years, इनकरेक्ट। द टर्म ऑफ सीएम इज ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। क्या मैंने आपको बताया था, सीएम का टर्म है ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर, लेकिन गवर्नर जब चाहे उसको नहीं हटा सकते हैं। प्लीजर ऑफ गवर्नर तब तक रहेगा जब तक कि सीएम के पास क्या है, मेजॉरिटी। अगर सीएम के पास मेजॉरिटी है तो गवर्नर के प्लीजर पर वो सर्व करते रहेंगे, ठीक है। सीएम का मेजॉरिटी खत्म हुआ तो गवर्नर अब उनसे प्लीज्ड नहीं है, अब उससे खुश नहीं, अब बोलेंगे अब हटो तुम लोग, ठीक है। तो खैर इनकरेक्ट यहाँ क्या हो गया 14th का दोस्तों, इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन 15th देखते हैं। द गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो डिस्क्रिशन गवर्नर का दोस्तों कहाँ कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये आपका गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। दूसरा देखिए, अप्रूविंग एनी ऑर्डिनरी बिल दैट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों बिल पर अप्रूवल देना नहीं देना ये डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है, ठीक है। बिल पर अप्रूवल देना या नहीं देना ये डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए डिस्क्रिशन का अर्थ क्या है कि जहां गवर्नर अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, ठीक है। लेकिन बिल पर जो है एसेंट देना है कि नहीं देना है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोविजंस बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। कि कब वो एसेंट दे सकते हैं, कब वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, कब वो बिल को आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को कौन सा बिल फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है ये बस गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पर है, बट बिल को अप्रूव करना नहीं करना दिस इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। तो सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड देखिए, रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, ये बिल्कुल ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, कि प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड करना कि अब स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो कोलैप्स कर चुकी है और अब आप जो है
यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है, बिल्कुल है। फोर्थ देखिए दोस्तों, एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ एनी एडिशनल चार्ज। तो ये भी प्रेसिडेंट के का डिस्क्रिशनरी पावर है दोस्तों। तो 15th का राइट आंसर क्या हो गया? 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। आई क्वेश्चन 16th देखते हैं। विथ रेफरेंस टू गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गवर्नर के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। अगेन, द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डज नॉट इंक्लूड द गवर्नर। ये गलत है दोस्तों। अगर आप एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर ही पढ़ लेंगे, ठीक है, आपका कौन सा पार्ट है? पार्ट 6 में, ठीक है, पार्ट 6 जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है, तो एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में शुरुआत ही होता है गवर्नर से, यानी आर्टिकल 153 से लेकर के आपका आर्टिकल 167 तक किसके बारे में बात होता है? गवर्नर के बारे में बात किया जाता है। कौन से चैप्टर में? एग्जीक्यूटिव चैप्टर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, तभी तो एग्जीक्यूटिव चैप्टर में उनके बारे में बात किया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। देखिए कौन कौन है स्टेट के एग्जीक्यूटिव, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सबसे पहले गवर्नर से शुरू करिए। गवर्नर है, सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और उसके अलावा एडवोकेट जनरल है। बस ये 4 लोग हो गए आपके एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो पहला हो गया गलत। दूसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। बिल्कुल, कौन से अमेंडमेंट से आया है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये आया है। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए क्वेश्चन 17th देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, मिनिस्टीरियल एडवाइस हैज बीन मेड बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। ये गलत है दोस्तों। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने मिनिस्टीरियल एडवाइस को, ठीक है, बाइंडिंग बनाया है प्रेसिडेंट पर, बाइंडिंग बनाया है प्रेसिडेंट पर, ना कि गवर्नर पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑर्डर सबऑर्डिनेट टू हिम, थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये एग्जैक्टली है आर्टिकल 154, ठीक है। ये है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 अगर आप पढ़ेंगे, 153 गवर्नर की बात करता है, और 154 ये बताता है कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर में ही वेस्ट होगा, ठीक है। वो गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर यूटिलाइज करेंगे, या तो डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे, या फिर उनके अंदर उनके जो सबऑर्डिनेट में जो ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू वो अपना जो है एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो 17th का ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द राइट आंसर। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर ऑफिस के कंडीशन के रिगार्ड में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब गवर्नर है तो आप कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, ही इज एंटाइटल्ड टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, एज में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, नॉट प्रेसिडेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों? गलत। फिर देखिए, हिज इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिसका भी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस पार्लियामेंट तय करती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को तय करने का अधिकार जरूर है, लेकिन उस पार्लियामेंट इनके इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस को उनके ऑफिस में रहते रहते नहीं घटा सकते। जैसे
किसी इंसान को गवर्नर बना लिया गया, उस टाइम इनकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए इनकी सैलरी थी, ठीक है। अब इस इंसान के ऑफिस में रहते रहते इस इनकी सैलरी 1 लाख से घटाई तो नहीं जा सकती है, ठीक है, भले बढ़ाई जा सकती है या फिर नहीं बढ़ाई जा सकती है, बट घटाई नहीं जा सकती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो 18th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 1 and 3 ओनली। आइए क्वेश्चन 19th देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को देखिए। अ गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट डज नॉट हैव ए फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्यों नहीं होगा, आप सोचिए। मनी बिल उनके प्रायर रिकमेंडेशन से ही आएगी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जिसको बजट बोलते हैं, उनके प्रायर रिकमेंडेशन से आएगी, ठीक है। फिर बहुत सारे बिल्स को वो क्या कर सकते हैं, रिजर्व भी रख सकते हैं, फाइनेंशियल मनी बिल्स को भी वो रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारा फाइनेंशियल पावर है। फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट वो ऑपरेट होगी गवर्नर के अंदर ही, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। गवर्नर इज बोथ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्लस ही हैज फाइनेंशियल पावर, ठीक है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट, अंडर हिज जुडिशियल पावर द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स एंड रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट। ये बिल्कुल सही है, ये गवर्नर की पार्डनिंग पावर है, ठीक है। तीसरा देखिए, गवर्नर्स कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन ए स्टेट टू द प्रेसिडेंट। हाँ बिल्कुल, रिकमेंडेशन करने का काम गवर्नर का है अगर स्टेट में इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगानी है तो, यानी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, अगर वो लगाना है तो रिकमेंड कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, ठीक है। बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन पर भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो 19th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। Regarding powers and functions of CM, consider the following statements. He is the chairman of the state planning board, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, ही इज हेड ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। हेड ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल कौन होते हैं, आप खुद बताइए। हेड ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल होते हैं पीएम। तो सीएम कैसे हो जाएंगे, तो ये तो दूसरा हो गया गलत। तीसरा देखिए, ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल। जो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन, फिर क्राइसिस मैनेजर, ये सब कुछ कौन होते हैं, आपके सीएम ही होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को डिफेंड कौन करेगा, बाकी कोई करे ना करे, लेकिन सीएम को तो करना ही है, क्योंकि अगली बार उनको सरकार भी बनानी है, ठीक है। तो चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कौन हो जाएंगे, वो हमेशा सीएम होंगे। चीफ स्पोक्समैन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो जाएंगे, तो वो पीएम होंगे, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 213। तो इस आर्टिकल के तहत गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास कौन सा आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है दोस्तों, तो आर्टिकल 123। देखिए ये सब अगर आपको जबान पर नहीं रटा हुआ है तो बहुत दुख की बात है, ठीक है। तो अब ये इसके रिगार्ड में स्टेटमेंट पढ़िए, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आपको बताना है कि राइट है रॉन्ग है। ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नर व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन। सिर्फ एक हाउस सेशन पे होगा, ठीक है, तभी गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये आप बताइए। ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी जो गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट की जाती है, उसके पास सेम पावर है like an act of state legislature. So this is right, this is wrong, you have to tell me and accordingly you have to mark the correct answer. करेक्ट आंसर में ऐसा मत लिख दीजिएगा कि 21 का A B C D ऐसा कुछ नहीं। अगर आंसर आपको देने की इच्छा है तो प्लीज़ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।